नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? एक क्विज का सवाल हो सकता है, इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल फिर से दोहराता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मैं जब ये रिकॉर्ड देख रहा था तो मेरी जानकारी में आया कि एक मैगजीन जो है उसने दावा किया है कि रूस की रहने वाली एक महिला है जिसका नाम है वेलेंटीना। रूस की इस महिला का नाम है वेलेंटीना, और वेलेंटीना का जो रिकॉर्ड है उन्होंने 69 बच्चों को जन्म दिया। तो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड अगर आप सर्च करेंगे तो दुनिया में अब तक रूस की महिला वेलेंटीना का है, जिन्होंने 69 बच्चे पैदा किए। लेकिन आपको यह पता भी नहीं चला और दुनिया को पता नहीं चला, यह रिकॉर्ड वेलेंटीना का यह रिकॉर्ड भारत में टूट गया है। और भारत ने इस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कई बड़े बड़े कीर्तिमान बना लिए हैं, लेकिन यह भारत में किसी को नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता। तो आज मैं यह खुलासा करने जा रहा हूं कि सबसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली जो रूस की महिला वेलेंटीना है, उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा। वेलेंटीना का रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में एक व्यक्ति ने तोड़ा है। उस व्यक्ति के कुल मिलाकर 389 बच्चे हैं, यानी करीब करीब 390 बच्चे एक व्यक्ति के हैं। और वेलेंटीना का रिकॉर्ड सिर्फ इस व्यक्ति ने नहीं जो तोड़ा है जिसके 389, बल्कि वेलेंटीना का रिकॉर्ड एक और व्यक्ति ने तोड़ा है जिसके 310 बच्चे हैं। अब आप सोचिए कि भारत में कितने हुनर हैं, भारत में कितने लाल रहते हैं जो आए दिन विश्व कीर्तिमान बनाते हैं। लेकिन ये ममता बनर्जी की और उनकी सरकार की भलमनसाहत है, यह उनकी सॉफ्टनेस है, उनकी दरिया दिली है कि उनके शासनकाल में ऐसे ऐसे विश्व कीर्तिमान बनाने वाले लोग हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में हम लोग जानते भी नहीं। लेकिन यह विश्व रिकॉर्ड कैसे पता चला? यह विश्व रिकॉर्ड पता चला जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग ने SIR शुरू करी। यानी चुनाव आयोग ने जब मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू करी तो पश्चिम बंगाल ने जो ये विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं वो सामने आए। एक व्यक्ति जिसके 389 बच्चे हैं और एक दूसरा व्यक्ति जिसके 310 बच्चे हैं। अब दो टूक की शुरुआत तो इस विश्व रिकॉर्ड की तालियों के साथ होनी चाहिए, लेकिन यह रिकॉर्ड नहीं है, यह फर्जीवाड़ा है। यह कोई विश्व रिकॉर्ड नहीं है। नहीं तो जिस मैगजीन ने वेलेंटीना का नाम दर्ज किया था वो मैगजीन पश्चिम बंगाल के इन महानुभावों का नाम भी दर्ज करती। लेकिन यह विश्व रिकॉर्ड नहीं है, यह फर्जीवाड़ा है। फर्जी वोट बनाने का फर्जीवाड़ा है। और यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया पश्चिम बंगाल में जब वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई, SIR शुरू हुई। अब आप समझ रहे हैं पश्चिम बंगाल में वहां के नेता, TMC और जो तमाम वहां के लोकल लीडर हैं वो SIR से क्यों बौखलाए हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ बौखलाहट नहीं है, बल्कि ये बौखलाहट अब गुंडागर्दी में बदलती जा रही है। ममता बनर्जी के एक विधायक ने खुलेआम ये धमकी दी है कि चुनाव आयोग को कब्र से घसीट कर ले आऊंगा, खींच कर ले आऊंगा, कब्र से। और कहा झंडे से काम नहीं चलेगा, लाठी मारनी पड़ेगी, इनकी कमर तोड़नी पड़ेगी। और ये जो चुनाव आयुक्त है ना, ये कहीं भी होंगे पाताल में या कब्र में, इनको कब्र से खींच कर ले आऊंगा। और अगर लिस्ट में कोई गड़बड़ हुई तो आग ही आग लगेगी। ये शब्द जो हैं, ये भाषा जो है, ये गुंडागर्दी है, ये हेट स्पीच है। लेकिन बंगाल की सरकार में मैंने पहले भी कहा था, ममता भाई कोतवाल, तो डर काहे का। पश्चिम बंगाल में TMC के नेताओं का यही आलम है, उनको किसी का डर नहीं है, क्योंकि दीदी तो कोतवाल है, दीदी खुद कोतवाल है।
इसलिए कुछ मर्जी का हो, हेट स्पीच दो, धमकियां दो, क्या फर्क पड़ता है? सरकारी दफ्तर से, प्राइवेट कंपनी के दफ्तर से फाइल उठाकर ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? फॉर्म 7 जो है उसको खींचकर जला दो, क्या फर्क पड़ता है? बीडीओ दफ्तर पर हमला करो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि दीदी भाई कोतवाल, आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है। और आज मेरा शीर्षक सबक सिखाएंगे, आग लगाएंगे, ये बंगाल को जलाएंगे। क्यों? बंगाल को क्यों जलाना चाहते हैं? क्योंकि बंगाल में वोटर लिस्ट जो है वो उसकी गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं, इसलिए क्या आप बंगाल को जला देंगे? देखिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको हर चीज डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात को रखने का अधिकार है। आज ये खबर और आई है, और वो खबर ये कि ये पूरा मामला टीएमसी के कुछ नेता सुप्रीम कोर्ट में भी ले गए थे। अदालतों में लड़ाई लड़ी जा रही है, और मैं फिर से कह रहा हूं, अदालतों में लड़ाई लड़ी जाए, चाहे एसआईआर की लड़ाई हो, किसी भी चीज की हो, उसका स्वागत है, क्योंकि डेमोक्रेटिक तरीके से यही प्रक्रिया है। और जब अदालत में लड़ाई पहुंची तो अदालत ने वहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो फैसले सुनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी हर तालुका, ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस, वार्ड ऑफिस, यहां पर जो लॉजिकल गड़बड़ियों के जिनको समन जारी किया गया वोटर लिस्ट में, उन सब के नाम जो है प्रकाशित किए जाएं। अब टीएमसी इसको अपने जीत बता रही है। ठीक है, अगर आपकी जीत है तो बहुत अच्छी बात है, आपने डेमोक्रेटिक तरीके से अगर कोई फैसला लिया, कोई जीत आपने हासिल की, उसका सम्मान है। लेकिन अगर आपकी जीत है और अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर या देश में डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप कोई भी अगर समस्या है उसका हल ले सकते हैं, तो फिर ये आग लगाने की बात क्यों कर रहे हैं भाई? कब्र से खींच के लाने की बात क्यों कर रहे हैं? दो टूक में आज इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि कुछ चीज तो है जो छुपा रहे हो तुम। इतना जो आग लगा रहे हो, कुछ चीज तो है जो छुपा रहे हो। आज उसी की चर्चा होगी। इससे पहले उस विधायक का बयान भी आपको सुनवाता हूं, और साथ साथ जो राजनीतिक बयान है वो भी सुनिए। झंडा चलবে না, লাঠিতে ভাঙতে হবে, লাঠিতে। और কোমরকে ঢিলা করে দিতে হবে নির্বাচন কমিশনে। মানুষকে নিয়ে খেলা কেমন করছো, আর তুমি নিরাপত্তা নিয়ে ঘেরা দেবার মধ্যে আছো না? তুমি আকাশে আছো, পাতাল থেকে ছেঁচড়ে বের করবো। शहर होने नहीं देंगे टीएमसी, इसे जानबूझकर कराया। उनके एमएलए जाके जो अशांति में लीड कर रहे हैं, तो शांति कहाँ से आएगा? यहाँ की पुलिस ऑफिसर और दूसरों का हिम्मत नहीं उनके नेता के खिलाफ कुछ करे। तो इसलिए यहाँ की जनता को जो पीड़ा है, जो दुख है, वो व्यक्त करने की जगह नहीं है। बाप का उम्र 50 और बेटा का 45 साल है, उसका तो कंप्लेन होना चाहिए। वो कंप्लेन करने का जगह ही नहीं है, मार खाना पड़ रहा है। एसआईआर में जो हुआ, एसआईआर की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से उसको एक टूल बनाकर किसी न किसी तरीके से बीजेपी के हवाले सारा काम हो रहा है, वो दर्शाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर फेक नैरेटिव परोस कर जनता के मन में ये बताकर कि एसआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी एसआईआर का इस्तेमाल कर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम जो हो रहा है वो डेंजरस है। बीएलए थे, उनको भी टारगेट किया जा रहा था तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा। ये बहुत ही दुखद थी, और पुलिस का ये बेसिक काम था कि वो सुरक्षा उपलब्ध कराए, क्योंकि एसआईआर एक संवैधानिक संस्था करा रही थी। उसके बाद भी ये नहीं हुआ, तब इलेक्शन कमीशन ने कड़े आदेश जारी किए हैं और कहा है कि अब एसआईआर के तहत कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी कर्मचारी इसमें लगे हैं या जो भी लोग इसमें लगे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी वेस्ट बंगाल की और खास करके वेस्ट बंगाल के डीजीपी की होगी। ये जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहे थे बंगाल के लोगों पर, उन पर बड़ा तमाचा मरा, और हम इसको स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को नमन करते हैं कि अभी भी यकीन रहा हमारा जजमेंट जो उन्होंने दिया। ममता बनर्जी, आप डेमोक्रेसी को सेव करने बोल रहे हैं। आज ये क्लेंजिंग हो रहे, शुद्धिकरण हो रहे,
हमारे देश के जो नागरिक नहीं है उसको रखा नहीं जाएगा। आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स दे दे माननीय मुख्यमंत्री जी। ममता बनर्जी एंड अभिषेक बनर्जी का जो डिमांड था, हमारा सबका जो डिमांड था, वो सब कुछ मान नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उन लोगों को भी मतलब मालूम ये होता है कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर जो हो रहा है वो एकदम भी नहीं होना चाहिए। ममता, उनका अंदर घबराहट हो गया, इसके लिए उन्होंने सारे बंगाल और जोर से इधर उधर जाएंगे, फिर सिंगूर जाएंगे, सब कुछ करेंगे। और देखिए ना, एसआईआर को लेकर वो जनता को जो पहले जिस तरफ घबराहट पैदा किया, खुद उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म पहले ही भर दिया। तो चलिए, तमाम आपने बयान सुने और पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक का बयान भी मैंने आपको सुनवाया, जो आग लगाने की धमकी दे रहे हैं, चुनाव आयुक्तों को पाताल से और कब्र से खींच कर लाने की धमकी दे रहे हैं। अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन या कोई उनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी गई है। चलिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी जी। मेरे साथ सोफिया खान जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक है सोफिया खान जी। निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हैं, निखिल जैन जी राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। प्रकाश चंडालिया जी मेरे साथ जुड़े हैं, वो महानगर जो है कोलकाता से निकलने वाले अखबार के संपादक हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं प्रदीप भंडारी और सोफिया खान, इन दोनों को चाहता हूँ 1.5 मिनट इनको समय दिया जाए, दोनों आमने सामने आए। सोफिया खान जी, पहले तो आपको बधाई दे दूँ, मुबारकबाद दे दूँ, टीएमसी को बड़ी जीत मिल गई है। और अभी टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि एक बड़ा तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीजेपी को, बीजेपी की मंशा को, और बड़ी जीत हुई है टीएमसी की। चलिए, इस जीत की बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुझे लगता है आप जीत हो गई है, तो अब तो बंगाल में आग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के हक में फैसला सुनाया है। तो अब तो एसआईआर की प्रक्रिया रोकने के लिए कोर्ट ने नहीं कहा है, तो प्रक्रिया चलती रहेगी। तो उसमें कोई आग लगाए तो नहीं लगाएगा ना बंगाल में। और जो आग लगाने की बात कर रहे थे, उम्मीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, आप लोगों की इतनी बड़ी जीत के बाद, बंगाल में आग लगाने की धमकी देने वाले जो विधायक हैं, उनके खिलाफ अब तक शायद एफआईआर भी हो गई होगी। बताइए। बसंत पंचमी की सभी को बहुत बहुत बधाई और नमस्कार, आदाब आप सभी को। अशोक जी, आपने बड़े सनसनी तौर पर एक चीजें बोली कि बंगाल में जो है विधायक इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप शायद ये बोलना भूल गए कि ये जो जीत है, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि एक संविधान की जीत है, जहां पर कोर्ट और उच्च न्यायालय से कई लोगों के जो विश्वास खोते नजर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये फिर से एक कह सकते हैं ना, उम्मीद की किरण जागती भी नजर आ रही है। देखिए, एसआईआर के लिए हम लोग नहीं गए थे कि एसआईआर ना हो, कोर्ट में इसलिए याचिका दी गई थी ताकि ये जो एसआईआर के लिए जो हियरिंग किए जा रहे थे, उसको ट्रांसपेरेंट, उन्हें उसकी पारदर्शिता नहीं दिखा रही थी ये चुनाव आयोग की तरफ से। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे चुनाव आयोग के ऊपर और भाजपा के ऊपर। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही एक भाजपा के लीडर 4000 फॉर्म 7 के साथ पकड़े गए। तो ये कहीं ना कहीं देखिए दर्शाता है, मैं मानती हूं कि कई लोग हैं जिनका नाम कटना चाहिए और वो शायद कटा भी है, जो लोग मृत हो गए हैं या जो लोग 2-2 स्टेट में अपने कहते हैं वोटर आईडी को रखते थे। लेकिन अब बताइए कि ये जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिले हैं, कहाँ मिले हैं भाई, ये आप बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है ना कि सब कुछ बिल्कुल पारदर्शिता होगी और सब चीजें जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाई जाएगी। तो ये हमारी जीत के साथ साथ ये संविधान की जीत है और हमें आज भी अपने उच्च न्यायालय पे विश्वास है। और जहां तक चुनाव आयोग की बात है, देखिए कौन विधायक कहां से क्या कहता है, ये छोटी छोटी क्लिपिंग काट कर तो समझ में नहीं आता कि उन्होंने एक्चुअली वो स्टेटमेंट दिया तो क्यों दिया। अगर 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 ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो मैं कहती हूँ कि वो गलत है। तो जो गलत है वो गलत है। सुनिए ओके, आपके 1.5 मिनट से ज्यादा हो गए। 1 मिनट आपके 1.5 मिनट से ज्यादा हो गए। 1 मिनट 40 सेकंड पर आप विधायक जी की बात पर आई, जबकि मैंने सवाल में उनको चाहता था। और मैं तो आपको बधाई दी, मुबारकबाद दी। और टीएमसी की या भारत की डेमोक्रेसी की संविधान की जीत है। तो मुझे लगता है सब सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, आपको मैंने बिना रोके टोके बोलने दिया।
मैं तो आपको बधाई दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, संविधान की जीत होनी चाहिए, लेकिन संविधान की जीत तब भी होगी ना जब संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को घर से, कब्र से खींच के निकालने वाले और बंगाल में आग ही आग होगी ऐसा बयान देने वालों के खिलाफ जब एक्शन कुछ होगा ना बंगाल में, तो भी संविधान की जीत होगी, क्योंकि असंवैधानिक ना सोफिया जी ऐसे नहीं, सोफिया जी ऐसे नहीं, रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज, रनिंग कमेंट्री नहीं। आपने संविधान की जीत की बात की, मैं भी तो संविधान की जीत की बात कर रहा हूं। मैं कौन सा, और अगर मैं उनका बयान, अगर आपको लग रहा है मैंने काट के चलाया, किस संदर्भ में चलाया, तो मैं पूरा बयान पढ़ दूंगा और आप कहेंगे तो दोबारा सुनवा दूंगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि संविधान की जीत तब भी होगी जब संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को कब्र से खींचकर निकालने और बंगाल में आग ही आग होगी ऐसा बयान देने वालों के खिलाफ कानून का डंडा काम करेगा, तो असल में संविधान की जीत होगी। हो गया। अब प्रदीप भंडारी जी का वक्त है 1.5 मिनट। नहीं, रनिंग कमेंट्री नहीं चलेगी, रनिंग कमेंट्री नहीं चलेगी, 1.5 मिनट अब बंद कीजिए प्लीज मेरा प्रोड्यूसर, ऐसे रनिंग कमेंट्री नहीं चलेगी। 1.5 मिनट उन्होंने बोला, 1.5 के उन्होंने 2 मिनट बोला, मैंने रोका नहीं। अब प्रदीप भंडारी बोलना, उसके बाद आऊंगा। उनको अगर उनको इस बात पे शक है आपको कि ये बयान नहीं था, तो बयान वो पूरा पढ़ के सुनाऊंगा और मेरे दर्शक भी देखे वो बयान क्या था। प्रदीप भंडारी जी 1.5 मिनट। भाई आप लोगों को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से आज। चलिए, एक बात तो अच्छी हो गई कि अब इनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास हो गया और अब ये कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकाएगी। इनने लोकतंत्र की बात करी, ये जरा ध्यान से देखिए। आपके सामने मैं एक वीडियो चलाना चाहता हूँ। ये वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि फॉर्म 7 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, जब भी अगर किसी भी पॉलिटिकल वर्कर बीएलए को या किसी भी पार्टी को लगता है कि अगर कोई भी घुसपैठिया या गलत वोटर जो है अगर वो वोटर लिस्ट के अंदर आया है, तो फॉर्म 7 वो भर के ईआरओ को जमा करता है और फॉर्म 7 को कलेक्ट करना ये ईआरओ का मैंडेट है। पर ममता बनर्जी के कहने पर, क्योंकि ममता बनर्जी इस बात से घबराई हुई है कि उसका घुसपैठिया वोट हट जाएगा, अलग अलग जगह पर, वो हुगली हो गया, आसनसोल हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया, कहीं पे भी ये ईआरओ फॉर्म 7 एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमने इन सबके वीडियो बना लिए और हम जाके इलेक्शन कमीशन को देंगे। पर असली लोकतंत्र की हत्या ये होती है। और मनीरुल इस्लाम को तो बुलवा ममता बनर्जी रही है, क्योंकि 2021 के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द रूलर। जो ममता बनर्जी एक प्राइवेट एजेंसी के ऊपर जब रेड होती है, उसमें फाइल चोरी कर भाग जाती है, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार के राज उनके करीबियों तक जाते हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्वॉश करी। तब तो ये कह रहे थे कि कोर्ट सही नहीं है, आज इनके पक्ष में चीज आ गई तो कोर्ट सही है। तो कल मान लो कि अगर फॉर्म 7 सबमिशन पे कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया, तब नहीं कहोगे कि कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के लेकिन मेरा काउंटर बात ये घुसपैठियों को बचाने का काम ये कर रहे हैं। प्रदीप, मेरा एक तो आपका 1.5 मिनट ऊपर हुआ, इसलिए मैं आपसे एक सवाल काउंटर क्वेश्चन है। भाई ये जो आप फॉर्म 7 लेकर जा रहे हैं, यही तो आपत्ति है कि आप इनके वोटर्स के नाम कटवा रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ मिल गया है और आप टीएमसी के वोटर्स के जो है नाम कटवा रहे हैं, इसलिए उन्होंने रिएक्ट किया। तो अगर आप किसी पार्टी के वोटर कटवाएंगे तो वो तो पार्टी रिएक्ट करेगी ना। तो अशोक जी, अगर एक वोटर लिस्ट में एक आदमी के 380 पिता होते हैं, ये पॉसिबल है क्या लॉजिकली? किसी हुगली के अंदर 310 पिता पाए जाते हैं, पॉसिबल है क्या? नहीं है। जब पता है कि हमको पता समझ में आ रहा है कि भाई जिन जिन के मृत हो चुके हैं, इस तरीके की फोर्स एंट्रीज कराइए, तो हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है कि जो वोटर नहीं है उसको पेपर पे वोटर दिखाने का काम अगर ममता बनर्जी कर रही है तो फॉर्म 7 के जरिए हम भरेंगे। तो क्या ममता मान रही है कि उसके वोट घुसपैठिया वोट है इसलिए वो घबरा रही है क्या? चलिए ठीक है, मैं ये घुसपैठियों वाले इशू पर भी आऊँगा। सोफिया जी ने भी ये सवाल उठाया, आखिर कितने घुसपैठी हैं, क्या है, इस सब पर भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले सोफिया जी, आपने कहा कि भाई जो गलत नाम है वो कटने चाहिए, तो फिर सवाल ये है कि जो 389 बच्चों का पिता है, क्योंकि ये तो विश्व रिकॉर्ड है, मैंने शुरू में ही बताया, और पता नहीं आप लोग शुरू में जुड़े थे नहीं जुड़े थे, लेकिन मैंने बताया रूस की वेलेंटीना एक महिला है, उसके नाम सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड है और वो है 69 बच्चे। लेकिन बंगाल में तो अब तक 2 ऐसे व्यक्ति सामने आ चुके हैं जिन्होंने वेलेंटीना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 389 310 बच्चे पैदा किए। तो इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसीज तो हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है,
ये बात आप मानेंगी? अशोक जी, एक बार मैं फिर से बता दूं कि एसआईआर की प्रतिक्रिया के लिए हमने या टीएमसी ने कभी भी कोई विरोध नहीं किया। आप सही ढंग से अगर जो लोग के नाम कटते हैं वो काटिए। अगर 375 या जितने भी आपके अगर वो पिताजी हैं, एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट आ रहा हूँ, प्रदीप जी आ रहा हूँ, एक मिनट। प्रदीप जी रुकिए, मैंने रोक दिया, बोलिए आप। प्रदीप जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि फॉर्म 7 जो है इनके हाथों में था। इसका मतलब एक इलेक्शन जो चुनाव आयोग है वो उनका काम जो है ये भाजपा वाले लोग कर रहे हैं। ये उन्होंने बातें कर रही है मैडम। एक मिनट प्रदीप, एक मिनट रुक जाइए। प्रदीप एक मिनट रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो जाए। पाए गए हैं भाजपा के पास, इस तरीके से कितने फॉर्म पाए गए होंगे। तो इन्होंने देखिए, ठीक है, 365 वाले जो पुरुष थे उनका आप नाम कटवा दीजिए, क्योंकि ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या जरूरी नहीं है, ये भी तो संभवता है ना कि आप लोग जो है जेन्युइन वोटर्स के नाम कटवाने के लिए भी फॉर्म लेकर घूम रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, इसीलिए तो अभिषेक बनर्जी जो है ओके प्रदीप रिस्पॉन्ड करे। ओके प्रदीप रिस्पॉन्ड करे। ओके पारदर्शिता आप सब ओके प्रदीप रिस्पॉन्ड करें। सब चीजों में ट्रांसपेरेंसी बरतिए। ठीक है। ओके मैडम, आज क्या ओके मैडम, हो गया आपका, आपने कहा ठीक का, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्रदीप रिस्पॉन्ड करें जी। बहुत बचकानी बातें करी हैं। इनको इतना भी नहीं पता कि फॉर्म 7 भरने का काम ही पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स का है, और यही पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स करते हैं। तो ये कैसी बचकानी बातें कर रही है भैया? फॉर्म 7 भरने का काम ही पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति का है। फॉर्म 6 भरने का सोफिया जी रुकिए एक मिनट, सोफिया जी प्लीज रुकिए। सोफिया जी आपसे अनुरोध है, सोफिया जी अनुरोध है, आप बोल रही थी, मैंने प्रदीप जी को चुप कराया, आप प्रदीप जी बोल रहे हैं, मैं आपको चुप करा रहा हूं। प्लीज उनकी बात सुन लीजिए ताकि तार्किक बहस हो। जी बोलिए। अशोक जी, इनको पता नहीं है, ये पढ़ के नहीं आई है। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 कोई भी वोटर भर सकता है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बीएलए इसीलिए बनाती है जिससे कि वो बीएलए जो है अगर फॉर्म 6 के जरिए कोई नए वोटर को जोड़ने की एप्लीकेशन दे सके, और फॉर्म 7 के जरिए घुसपैठिया या कोई गलत वोटर है उसको हटाने की एप्लीकेशन दे सके। एप्लीकेशन देने का काम बीएलए का है, हटाने नहीं हटाने का निर्णय लेने का काम इलेक्शन कमीशन का है। अब ये मोहम्मद शामी तो कम मुसलमान नहीं है इनसे। अब मोहम्मद शामी भी जाते हैं एसआईआर के अंदर और बोलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के नेता क्यों एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर लॉ एंड ऑर्डर बंगाल के अंदर है तो मोइनुल इस्लाम के खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं करी ममता बनर्जी ने, जो खुद होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर है, जो संवैधानिक अधिकारियों को गाड़ने की बात करे। शेख शाहजहां जैसा गुंडा ईडी के ऊपर जो है पत्थर चलाता है, उस वक्त पे बंगाल की पुलिस ने एफआईआर नहीं करी थी, सीबीआई को स्टेप इन करना पड़ा था। तो मैं आपसे आपके जरिए पूछना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस से, होम मिनिस्टर ममता, चीफ मिनिस्टर ममता, परंतु एक एफआईआर नहीं करती। बंगाल की बेटी सड़क पे आ जाती है, उन पे एफआईआर कर देती है। आशा वर्कर सड़क पे आ गए, उनके ऊपर एफआईआर करने की बात कर गई। ओके देखिए, मैं बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ये बात तो वास्तव में जो है पीड़ा देने वाली है, क्योंकि ये जो विधायक है मोइनुल इस्लाम, जो गुंडों वाली भाषा बोल रहा था, उसके नेतृत्व में बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़ हुई, उसके नेतृत्व में आगजनी हुई, उसने खुलेआम इस तरह की धमकी दी, लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं होता। 5 सेकंड का पॉइंट, ये एक्शन तो छोड़िए, ये इनको फूल माला चढ़ा रहे हैं। जिनने उत्तर दिनाजपुर के अंदर वीडियो ऑफिस को तोड़ा था, इसको तृणमूल कांग्रेस जब वो बाहर बेल पे आते हैं, इनको फूल माला चढ़ाई जा रही है भैया। तो मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर्स और ऑफिशियल्स को तोड़े, उनके ऑफिस को तोड़े, उनको फूल माला तृणमूल कांग्रेस चढ़ा रही है। तो गुंडों को तो ये फूल माला के जरिए सम्मानित कर रहे हैं, क्या बात करेंगे ये? ओके, तो सोफिया जी जरा एक बार मोइनुल इस्लाम पर आ जाते हैं, क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं। तो जो भी संविधान के खिलाफ काम करे, चाहे वो बीजेपी हो, आप लोग कोर्ट में गए तो आप कानूनी तरीके से, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल की सरकार है, तो क्या मोइनुल इस्लाम के खिलाफ कोई एक्शन होने जा रहा है? और मैं एक मिनट सिर्फ एक चीज़, क्योंकि आपने शुरू में उठाया, तो मैं उनका बयान जो है पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये जो उनका बयान का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है मोइनुल इस्लाम का, और उसके आगे पीछे उसमें कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं होता। कोई कहे कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, पूरा बयान अपने आप में पर्याप्त है, इसमें कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई काट छाट नहीं है, पूरा बयान मौजूद है। और अगर मैं काट छाट कर मैंने दिखाया हो तो फिर मेरे खिलाफ भी पश्चिम बंगाल की सरकार एक्शन ले सकती है, जैसे वो बाकी लोगों के खिलाफ लेती है। लेकिन उनका बयान पढ़ के सुना रहा हूं। यह झंडा काम नहीं करेगा, डंडे से तोड़ना होगा। झंडा काम नहीं करेगा,
डंडे से तोड़ना होगा। ठीक है, डंडे से क्या तोड़ना है आपको पता है। चुनाव आयोग की कमर तोड़नी होगी। अब ये कंटेक्स्ट क्या है आप समझ सकते हैं। डंडे से तोड़ना होगा, चुनाव आयोग की कमर तोड़नी होगी। तुम आसमान में हो या पाताल में, मैं तुम्हें कब्र से घसीट कर लाऊंगा। सिर्फ एक इशारे की जरूरत है, एक इशारा। 19 को फाइनल लिस्ट आएगी, ठीक नहीं हुई तो चारों तरफ आग ही आग होगी। अब ये आग ही आग होगी चारों तरफ, इस बयान को किस कैटेगरी में लिया जाए भाई? बोलिए सोफिया जी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। अशोक जी, गलत तो गलत है, गलत को सही साबित करने के लिए तो मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। अगर उनके खिलाफ केस होने चाहिए, अगर उन्होंने कहा है। अरे आपकी ममता बनर्जी जी होम मिनिस्टर है। शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। अरे कौन सा भड़काऊ भाषण दिया? घुसपैठियों के खिलाफ दिया है। मुसलमानों को मारो। देखिए, कोई नहीं बोला है, फेक न्यूज़ मत फैलाइए। देश में जो है, सुनिए, पूरे देश में जो है वो जहर घोलने का काम करते हैं। आए दिन जो है भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे तो सुनिए ना भाई, सरकार तो आपकी है। अगर शुभेंदु अधिकारी, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। अरे सोफिया जी, मैं चलो सोफिया जी, मैं आपकी एक बात मान जाता हूं कि शुभेंदु अधिकारी ने भड़काऊ भाषण दिया, तो भाई भड़काऊ भाषण दिया तो पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? सरकार तो आपकी है ना। आप मुनीरुल इस्लाम के खिलाफ भी एक्शन लीजिए, और अगर शुभेंदु अधिकारी ने दिया है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। और आज ही सुनिए, आज ही एक मिनट रोकिए भाई, ऐसे चिल्ला चिल्ली नहीं, प्लीज रोकिए। आज ही पश्चिम बंगाल के अंदर संतू पान नाम के उस पत्रकार का, टेलीविजन पत्रकार को एक बार फिर से समन किया गया है, जिसको संदेश खाली में रिपोर्टिंग करने के दौरान, बीच रिपोर्टिंग करते हुए ममता दीदी की सरकार ने उठा लिया था, एक पत्रकार को उठा लिया था। आज उसको फिर समन किया गया है क्योंकि उस पत्रकार ने ममता बनर्जी की सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। तो सवाल यह है कि आप तो पत्रकारों के खिलाफ धड़ाक से कार्रवाई करते हैं, तो जब आप पत्रकारों के खिलाफ धड़ाक से कार्रवाई करते हैं तो मुनीरुल इस्लाम के खिलाफ भी धड़ाक से कार्रवाई कर लीजिए। और अगर आपके पास सबूत हैं तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी धड़ाक से कार्रवाई कर लीजिए। भाई आपकी सरकार है, दीदी कोतवाल है, जिसको चाहे मर्जी उठा लें, तो आप उठा लो ना, जिन जिन लोगों ने करा। लेकिन क्योंकि आपको मुनीरुल इस्लाम को बचाना है, इसलिए जो है आप बाकी सब चीजें जो है वो सब नहीं करेंगे। यही दिक्कत है कि भाई बंगाल को आप जिस राज्य में आपकी सरकार है, जिस राज्य की जनता ने आपको इतना प्यार दिया, 3 बार से आपको मुख्यमंत्री बनाया, आप वहीं पर आग लगा देना चाहते हैं। इसको कहते हैं घर को आग लग गई घर की मोमबत्ती से। चिराग तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि चिराग जो है अपने आप में बहुत एक पवित्र चीज होती है, लेकिन घर को आग लग गई घर की मोमबत्ती से, इसको मैं जरूर कहूंगा। निखिल जैन, ये जो है SIR देश भर में हो रही है, लेकिन बंगाल में ही इतना जो है बवाल क्यों हो रहा है? बंगाल में इस तरह से जो है आग लगाने की इस तरह की चीजें क्यों चल रही हैं भाई? अशोक जी, सबसे पहले तो मैं अपना बयान का शुरुआत खंडन करके करता हूँ। जिस भी विधायक ने स्टेटमेंट दी है एकदम गलत है, इस पर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, गवर्नमेंट ऑफिसर, MLA, MP या किसी भी देश के आम नागरिक को धमकाने का कोई अधिकार नहीं है। ये कानून व्यवस्था, चरमराती कानून व्यवस्था दिखाता है। इसी तरीके से किसी भी बीजेपी के विधायक को एक इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर को बल्ले मार के पुलिस और टीवी के सामने मारने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय नहीं करा था। किसी को पुलिस के सामने लोगों को धमकाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने DCP के सामने करा था। और जो ये रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल की सरकार के अंदर टूट रहा है वैलेंटीना जी की, रूस की उस महिला का, वो रिकॉर्ड असल में बिहार में भी टूटा था जब 268 अभी 1 महीने पहले महाराष्ट्र में टूटा है जब 268 बच्चों के एक ही पिता पाए गए। उससे पहले बिहार में टूटा था जब 138 बच्चों के एक ही पिता पाए गए। और हिंदू की 1 सितंबर 2025 की रिपोर्ट में ये विशेष गहन निरीक्षण जो SIR प्रोसेस बिहार में हुआ, उसके बाद भी लाखों डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए। और ये तो सच है, इसमें तो कोई द्वेष नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद का ही डुप्लीकेट आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर नहीं यूज करा। तो सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, और बीजेपी के लोगों को, नेताओं को फुल्ली छूट है, बल्ला मारो, तलवारें बांटो, मार काट करो, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है, कहीं नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं। ओके, आपने जो कहा रिकॉर्ड कई जगह टूटे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा
इसीलिए मैं कह रहा हूं वेलेंटीना का रिकॉर्ड ना टूटे, इसीलिए देश में एसआईआर जरूरी है। और इसी एसआईआर के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक पूरा विपक्ष छाती पीट रहा है। तो सवाल यह है, बार बार एक मिनट सर, एक मिनट, आपने, मैंने आपको रोका नहीं सर। ये जो बार बार कहा जाता है ना हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, मैं आपको बार बार तस्वीरें दिखाता हूं, बार बार बयान सुनवाता हूं कि एसआईआर हुई तो ये होगा, एसआईआर हुआ तो ये होगा। टीएमसी नेता ने बंगाल में कहा था एक भी वोटर का नाम कटा तो डैश डैश डैश। तो सवाल यह है कि 389 बच्चों वाले जो बाप हैं, उनके जो बच्चे, जो 389 जो उनकी अवैध संतानें हैं, उनका नाम काटेंगे तो आप जो है धमकी देंगे एक भी नाम कटा तो डैश डैश डैश। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं। तो अगर 268 बच्चों वाले पिता हों, 389 वाले हों, 310 वाले हों, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि देश में एसआईआर की सख्त जरूरत है और देश में एसआईआर होना चाहिए। तो फिर मेरा बार बार सवाल ये उठता है कि अगर एसआईआर होना चाहिए तो एसआईआर को लेकर के इतना छाती क्यों पीटी जा रही है, जबकि बार बार ये भी मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, आज से नहीं, बिहार चुनाव के बाद से लगातार बता रहा हूं, क्योंकि लगातार एसआईआर को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है और कोर्ट ने, अदालत ने बार बार, एक बार नहीं बार बार कहा है कि एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। ये सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर में नहीं लिखा है, बीजेपी ने भ्रम फैलाया है। और आप ऑर्डर दिखा दीजिए, आप ऑर्डर दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा संवैधानिक उनकी आप, तो आप लोग रोक क्यों नहीं पाए? निखिल जैन, आप लोग रोक क्यों नहीं पाए? अगर उसकी संवैधानिक दायित्व नहीं है तो आप लोग रोक क्यों नहीं पाए, बताइए? आपके तो निखिल जैन, आपके तो मतलब धुरंधर वकील, एक सुनवाई के 1-1 करोड़ रुपए लेने वाले वकील, आपके 10-10 वकील खड़े थे, क्यों नहीं रुकवा पाए एसआईआर अगर संवैधानिक दायित्व नहीं है तो? मैं बता देता हूं उन वकीलों ने क्या करवाया। जब चुनाव आयोग ने आके कहा था कि हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे क्योंकि आधार कार्ड की, अरे सुनिए ना, भागिए मत, मैंने सीधी सी बात करी, मैंने सीधी सी बात की। एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक, उसकी जिम्मेदारी है, दायित्व है और आप उसको रोक नहीं सकते। और आप लोग रोकने के लिए गए थे, वोटर आईडी कार्ड ये चलेगा वो, वैसे तो सबको जीत मिली हुई है कोर्ट में, लेकिन मूल रूप से कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से साफ इनकार किया या नहीं किया? चुनाव आयोग ने पहली बात तो कोर्ट में अभी ये मामला जारी है, चुनाव कोर्ट का इस पे फाइनल डिसीजन नहीं है। अशोक जी, कोर्ट का इस पे फाइनल डिसीजन नहीं है। मुझे कई बार हंसी आती है, कई बार हंसी आती है, मुझे कई बार हंसी आती है निखिल जैन, मुझे कई बार हंसी आती है निखिल जैन, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे कई बार हंसी इसलिए आती है क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों ने पूरी दुनिया भर की ताकत लगा ली, पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े धुरंधर वकील खड़े कर दिए, एसआईआर को रोक नहीं पाए, और रोक नहीं पाए। एसआईआर एक के बाद एक स्टेट में चल रही है, पूरा बिहार का चुनाव एसआईआर पर हो गया। उस एसआईआर पर जहां इन्होंने कहा कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, 69 लाख वोट कटे, 69 वोटर ये लोग पेश नहीं कर पाएंगे, उसके बावजूद कह रहे हैं कि ये तो अभी अदालत में प्रक्रिया चल रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, ये आप लोग कहां से वकालत पढ़ के आते हैं निखिल जैन, मुझे समझ में नहीं आता। निखिल जैन, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन आप लोगों ने जहां से वकालत की डिग्री ली, मुझे कई बार हंसी आती है कि आप लोग वकालत की डिग्री कहां से लेकर आए? प्रदीप भंडारी जाके पूछिए, लेकिन अदालत ने इस मामले में कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया, कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया, लेकिन अदालत ने एसआईआर रोका। अदालत ने, आप लोग एसआईआर रोकने के लिए गए थे कि नहीं? एक मिनट निखिल जैन सीधा साधा, ना निखिल जैन इधर मत भागिए, अब आपको और मेरी, एक मिनट प्रदीप रुकिए, आपकी और मेरी सीधे आप लोग एसआईआर को रुकवाने के लिए आपके वकील गए थे नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल गए थे। कितनी सुनवाइयां हुई वहां? एक मिनट जरा ध्यान से मेरी जनता दे, मेरे दर्शक सुने। निखिल जैन ने कहा कि हाँ ये लोग एसआईआर रुकवाने के लिए गए थे। कितनी अब तक सुनवाइयां हो चुकी? कम से कम 25 सुनवाइयां, कम से कम 25, और 25 सुनवाइयों में 25 सुनवाइयों में कोर्ट ने क्या एक बार भी एसआईआर को रुकवाने की बात आपकी मानी? क्या कोर्ट ने एक बार भी एसआईआर को संवैधानिक ठहराया? निखिल जैन सुनिए, ये वकीलों वाली भाषा दो टूक में नहीं चलती, ये वकीलों वाली भाषा दो टूक में नहीं चलती। अपना वकालत का पेशा इतना अच्छे से करते हैं तो कम से कम कांग्रेस के लिए खड़े हो जाइए, टीएमसी के लिए खड़े हो जाइए और एसआईआर को रुकवा लीजिए। दो टूक बात होती है, यहाँ इधर उधर जाने से काम नहीं चलता। प्रदीप भंडारी, दो टूक बात होती है। आप लोग 25 सुनवाई में, एक मिनट रुकिए, बंद करिए, मैं प्रदीप के पास जा रहा हूं, एक मिनट। 25 सुनवाई में
मेरे पास डेटा नहीं है, बस आप बता रहा हूं। 25 सुनवाई में कम से कम ये लोग इंडी गठबंधन 25 करोड़ रुपए वकीलों पर लगा चुका होगा, 50 करोड़ रुपए एनजीओ पर लगा चुका होगा और 25 करोड़ रुपए जो है पब्लिक मीटिंग में लगा चुका होगा। 25 सुनवाइयों और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बावजूद ये लोग कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाए कि एसआईआर की प्रक्रिया गैर कानूनी है, एसआईआर की प्रक्रिया रोकी जानी चाहिए। डिबेट में बैठकर कुछ भी कुतर्क कर देने से नहीं चलता। निखिल जैन, प्रदीप भंडारी। देखिए, बात दरअसल क्या है, निखिल जैन ना सच्चों पे बहुत वीक है और बड़े मासूम है। ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, इसीलिए इस तरीके की बातें करता है। जब इनको कोई एक्सपोज करता है तो फिर रोना चालू कर देते हैं डिबेट पे कि मुझे बोलने दो, मुझे नहीं करने दो। अच्छे आदमी है, पर इनकी दिक्कत नहीं, कांग्रेस पार्टी की ट्रेनिंग ऐसी है। जुलाई 2025 के अंदर जो पिटीशन बिहार इलेक्शन के अंदर जितने भी इनके वकील हैं उन लोगों ने फाइल करी थी कि एसआईआर को बिहार इलेक्शन में स्टे करना चाहिए। ये पिटीशन के अंदर इनकी मांग थी अशोक जी, बिहार चुनाव में एसआईआर को स्टे करना चाहिए। जुलाई 2025 के अंदर इनकी ये मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत ये स्पष्ट कहा, और ये दिसंबर तक सुनवाई चली थी। सुनिए, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने भी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि वो एसआईआर की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करे। इनफैक्ट जब बिहार चुनाव खत्म हुआ उसके बाद जाके इन्हें एक और पिटीशन एक पीआईएल दाखिल करी कि बिहार के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा इस तरीके की फर्जी पिटीशन डालना बंद करो वरना तुम पे फाइन इंपोज किया जाएगा। तो ना इंटरिम स्टे इनको मिला, ना इनकी मांग की प्राइवेसी बात को माना गया और बिहार के चुनाव भी कंप्लीट हो गए। अब दूसरा झूठ, ममता बनर्जी की प्रवक्ता ने बोला कि ये लोग कभी भी एसआईआर का विरोध नहीं करते हैं। ये देखिए, मैं आपको एग्जैक्ट एविडेंस बताना चाहता हूँ। ममता बनर्जी की पार्टी ने जब नॉर्थ बंगाल की विजिट ममता बनर्जी कर रही थी तब ममता बनर्जी ने कहा था कि सुपर इमरजेंसी हो जाएगी अगर एसआईआर कंटिन्यू होगा, तो एसआईआर को रोको। ये ममता बनर्जी के वर्ड है। और ये कांग्रेस के वर्कर जो आज कह रहे हैं कि वो एसआईआर से उनको दिक्कत नहीं है, इनने तो धरना कर दिया था एसआईआर के खिलाफ में। ये धरना इनने किया था 20 जनवरी 2026 को। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला एसआईआर रोको? नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो इलेक्शन कमीशन कर रही है वो असंवैधानिक है? नहीं। तो भैया, जब वोटर लिस्ट से घुसपैठिए हट रहे हैं तो इनको इतनी चिढ़ के सब ये बोलते हैं भाई घुसपैठियों का नंबर बताओ। एक ही बताइए अशोक जी, इनको कुछ बेसिक समझ नहीं है। एक घुसपैठिया अगर एक वोटर लिस्ट में अपना नाम डालेगा तो फर्जी आधार कार्ड किसी दूसरे नाम से बनाएगा। तो जब 60-65 लाख वोटर हटे बिहार से तो उसमें घुसपैठिया ही तो थे वो, और कौन था? जिसके नाम पे डेड वोटर बना दिया, रिपीटेड वोटर बना दिया। तो घुसपैठिया ने जाके फर्जी आधार कार्ड बनाए, उसको थोड़ी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इनकी चिढ़ इस बात से कि घुसपैठिया वो बिहार में हटे और अब बंगाल में भी हटने वाले। पर निखिल जैन को माफी मांगनी चाहिए अशोक जी, इन्होंने आपके जैसे प्रसिद्ध पत्रकार के क्रेडिबिलिटी में सवाल उठाया। ये झूठ बोलते रहते हैं। और निखिल, थोड़ा सा पानी पी लो। झूठ बोलने और इतना चिढ़ और घृणा नहीं करनी चाहिए राहुल जैसे। राहुल गांधी ने प्रभु श्री राम के प्रति घृणा करी, पर माफी मांगो डिबेट पे। अगर माफी नहीं मांगी अशोक जी तो ये कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर देगा। सर ऐसा है, वो सब छोड़िए। मैं तो यही कहा कि भैया मुझे आप गलत साबित कर दो, उसके बाद आप वकील हो, मुझे कोर्ट में घसीट लो। मैं आपको दो टूक में आपके तर्कों को चुनौती दे रहा हूँ। आप वकील हो, मैंने कुछ गलत बोला, आप मुझे कोर्ट में घसीट लो। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो अगर हिम्मत है तो घसीट लीजिए, मैं तो तैयार हूँ। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रकाश जी के पास भी आऊँगा छोटे से ब्रेक के बाद। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें।
अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल में जिस तरह से एक बंगाल में TMC के जो विधायक हैं उनकी जो भाषा है, जो उन्होंने कहा कब्र से खींच के लाऊंगा, आग ही आग होगी, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर SIR के नाम पर बंगाल को जलाने की जो धमकियां दी जा रही हैं वो क्यों दी जा रही हैं, आखिर क्या चीज़ है जिसको छुपाया जा रहा है, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। प्रदीप भंडारी जुड़े हैं BJP से, सोफिया खान राजनीतिक विश्लेषक हैं, निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, प्रकाश चंडालिया महानगर के संपादक है। प्रकाश, मैं पहले आपके पास आऊँ फिर निखिल के पास जाता हूँ। प्रकाश, ये जो बंगाल में पूरे देश भर में SIR की प्रक्रिया चल रही है, बंगाल में इतना मामला हीटअप क्यों हो गया भाई SIR के नाम पर? अशोक जी, सबसे पहले तो मेरे धैर्य की दाद दीजिए कि इतने खौलते हुए विषय पर डिबेट चल रही है और 45 मिनट तक आपने मुझे सजा देने का निर्णय ले रखा है। 45 मिनट हो चुके हैं, आप देख लीजिए। बहरहाल मैं अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन देखिए हमारे पूर्व जो पैनलिस्ट हैं, एक पैनल आज के 2 विषय हैं, एक SIR और एक मनी रूल और हिंसा वगैरह को लेकर के। एक हमारे जो पैनलिस्ट बैठी हैं सोफिया जी, उन्होंने कहा कि SIR का ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। एक कहावत है कि सच जब तक जूते पहनता है, झूठ पूरे गांव का चक्कर लगाकर आ जाता है। ममता बनर्जी ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने जम करके SIR का विरोध किया था। जब तक SIR की घोषणा नहीं हुई थी कि एक साथ 12 राज्यों में SIR होगा, उसके पहले तक उन्होंने विरोध किया। और जब उनको समझ में आ गया कि एक साथ में SIR होना है, बंगाल में भी होकर रहेगा, तब उन्होंने अपनी थोड़ी सी लाइन बदली, थोड़ी सी नरमी दिखाई। लेकिन लोगों को भड़काने का काम उन्होंने नहीं छोड़ा। घर घर जाकर के अपनी मीटिंग्स के अंदर में ममता बनर्जी कहा करती थी कि महिलाओं, आपके घर में जो किचन के अंदर में जो हथियार रखे हुए हैं उनको तैयार रखना, और SIR वाले जब लोग आएंगे उनका उपचार कर देना। और यही नहीं, SIR की तुलना NRC से की गई। NRC के साथ में लोगों को भड़काया गया कि अगर SIR वाले अगर आएंगे तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। ये सारे बयान ऑन रिकॉर्ड हैं, कहां जाएंगे, क्यों आप झूठ बोल रहे हैं। अब दूसरी बात मनीरुल इस्लाम की, तो अशोक जी, इस बात से किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि तृणमूल पार्टी का अपना विश्वविद्यालय है, उनका अपना शब्दकोश है और उनकी काम करने की अपनी शैली है। चाहे वो मनीरुल इस्लाम हो, चाहे कभी अराबुल हो, कभी शेख शाहजहां हो, सिद्दीकुल्ला हो, अनुव्रत मंडल हो। मनीरुल इस्लाम ने जो किया, ममता बनर्जी को अगर जरा भी बंगाल के कानून और व्यवस्था की चिंता होती तो उसी दिन उनको वो गिरफ्तार करवा देती। आज चुनाव आयोग का निर्णय आने के बाद भी, चुनाव आयोग का निर्देश आने के बाद में भी इस निर्लज्ज सरकार ने उन पर कोई FIR अभी तक नहीं किया है। आपको और याद होगा, अनुव्रत मंडल जो इनकी पार्टी का बाहुबली है और वीरभूम जिला का बॉस माना जाता है, उस आदमी ने, सोफिया जी आपको जवाब देना चाहिए, एक साधारण से थाना के कर्मी को, कांस्टेबल को, मां बहनों से लेकर के कहां तक की गालियां दी थी। याद कीजिए जरा सा वो दिन।
अनुव्रत मंडल जैसे लोग हर जिले के अंदर में अनुव्रत मंडल बैठे हैं, हर जिले के अंदर में मनीरुल इस्लाम बैठे हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड वेंडलिज्म है। और अशोक जी, ये नेताओं को आजादी तब मिलती है जब इनके पार्टी की मुखिया जो सर्वे सर्वा है, वो विधानसभा में उनके नेतृत्व में एक जमाने में लंबी तोड़फोड़ हुई थी सरकार आने के पहले। उस समय वाम मोर्चा का शासन था। लोकसभा के अंदर में इसी स्पीकर के ऊपर में कागज फाड़ के फेंके जाते हैं, शॉल उछाली जाती है। और यही नहीं, इसके अलावा भी घर घर जाकर के आज लोगों को डराना और धमकाना ये अगर है। और साथ में अभी पिछले दिनों में जो कुछ हुआ है, ईडी की जब जांच चल रही थी, सरेआम जाकर के फाइल ले आना, डकैती कर लेना। जब ऊपर लेवल के नेता ऐसे करेंगे तो हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर ब्लॉक में, हर मंडल में आपको मनीरुल इस्लाम मिलेगा, अनुव्रत मंडल मिलेगा, शेख शाहजहां मिलेगा। लोगों को मरना है। मां माटी और मानुस की बात करते हैं। मां माटी और मानुस की बात करने वाली निर्लज्ज सरकार की मुखिया जब स्वयं कानून का उल्लंघन कर सकती है तो उनकी पार्टी का नेता क्यों नहीं करेगा? आपने ईडी का जिक्र किया, तो ईडी के मामले में भी आज कोर्ट का एक उनका जो है ऑब्जर्वेशन आया, तो वो भी मुझे लगता है टीएमसी को देख लेना चाहिए। वो भी संविधान की जीत है, क्योंकि उसमें जो है ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया है। ईडी की कार्रवाई को कोर्ट ने ये भी सही। लेकिन मैंने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई ऑन रिकॉर्ड ये सब चीज़ें हैं, लेकिन क्या है ना, मैं जब से एसआईआर शुरू हुई है, एक के बाद एक रिपीटेड झूठ होते हैं, रिपीटेड कुतर्क होते हैं, और वो रिपीट होते हैं बार बार। और ये विपक्ष की ओर से बार बार, हम एसआईआर के विरोध में नहीं है। और आपने ठीक याद दिलाया ममता बनर्जी के बयान, और मैं बाकायदा इनके बयान याद दिलाता हूं कि संसद के अंदर राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के सभी नेता नो एसआईआर का बोर्ड लेकर खड़े थे। उसके बावजूद भी ये लोग आकर कहते हैं नहीं हमारा एसआईआर से कोई विरोध नहीं है। और अभी निखिल जैन ने कहा नहीं, तो मैं तब तक जो मुझे लगा ब्रेक है, तो निखिल जैन को एक खबर सुना देता हूं। ये खबर जो है, ये खबर है 27 नवंबर 2025, अभी प्रदीप ने भी जिक्र किया। और ये खबर क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर एक अहम फैसला दिया है। उसने कहा, गौर से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। उसने कहा चुनाव आयोग के पास ऐसा करने का, कैसा करने का, एसआईआर कराने का, ऐसा करने का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है, और उसको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है ये एसआईआर को लेकर। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाएगा नहीं सुप्रीम कोर्ट, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अभी तो चल रही है। जैसे अभी सुनवाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद कह देगा नहीं एसआईआर गलत है, तो पूरी प्रक्रिया पलट जाएगी कि चुनाव आयोग ने जितना एसआईआर कराया सब गलत था, बिहार का चुनाव दोबारा हो सब गलत था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला ही नहीं सुनाया था। मतलब गजब के कुतर्क दिए जाते हैं। और कोई और कुतर्क है तो निखिल जैन वो भी बोल दीजिए। अशोक जी, 27 नवंबर 2025 का एसआईआर मैटर WPC 640 ऑफ 2025 का कोर्ट ऑर्डर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का नाम आते ही हे भगवान आपको क्यों याद आ जाता है मुझे समझ नहीं आता। एक बार ऑर्डर खोल के देख लेंगे तो ऑर्डर these matters list on 9 December, heard in part, list on 2 December. That's it. This is the order of the court. ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। निखिल जैन कितना छुपेंगे? आपको एक रिपोर्ट भेज देता हूँ। आप अपना व्हाट्सएप निखिल जैन कितना छुपेंगे? निखिल जैन असंवैधानिक है, कोर्ट का ऑर्डर भेज दिया, असंवैधानिक है, एसआईआर असंवैधानिक है, कोर्ट का ऑर्डर एसआईआर असंवैधानिक है, ऑर्डर नहीं दिया, एसआईआर असंवैधानिक है, एसआईआर असंवैधानिक है, एसआईआर असंवैधानिक है, एसआईआर असंवैधानिक है। छठी बार पूछ रहा हूं, 7वीं बार पूछ लेता हूं, एसआईआर असंवैधानिक है आपके हिसाब से? बोल दीजिए आज एक बार। नहीं दिया। 10वीं बार पूछ देता हूं, एसआईआर असंवैधानिक है? सर मिस रिपोर्टिंग। 11वीं बार एसआईआर असंवैधानिक है? 12वीं बार एसआईआर असंवैधानिक है? हो गया, चलिए हो गया। देखिए क्या है, एक मिनट, हो गया। देखिए क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, 25 करोड़ रुपए वकीलों पर ठोकने के बावजूद, 25 करोड़ रुपए वकीलों पर उड़ाने के बावजूद ये एसआईआर रोक नहीं पाए। लेकिन अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक दिन आएगा और कहेगा एसआईआर की प्रक्रिया गलत है। क्योंकि भाई कपिल सिब्बल जी कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे, ममता बनर्जी कह रही थी, और सब कुछ पलट जाएगा और सब कुछ, सारा खेल दोबारा होगा। जैसे गली मोहल्ले में क्रिकेट होता है ना, कि जब गेंद लगती है और जब विकेट उखड़ जाती है, तो जो एक गुंडा किस्म का लड़का होता है वो कहता है भाई मैं गली का गुंडा हूं, सारा खेल दोबारा होगा। तो ये लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनके धमकी में आकर कहेगा नहीं एसआईआर का खेल सारा होगा, क्योंकि इनके पार्टी ने कहा है। गजब के कुतर्क हैं। प्रकाश चंडालिया।
अशोक जी, बंगाल के संदर्भ में तो देखिए मैं यही कह सकता हूं कि बंगाल में चुनाव का समय हो, शांति, सद्भावना, सहिष्णुता का माहौल रहे, इस प्रकार का दौर तो न अभी आया है, न निकट भविष्य में आने वाला है। दुर्भाग्य यह है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल पार्टी ने नारा दिया था खेला होबे। खेला होबे जिसका हुआ उसमें सैकड़ों लोगों की लाशें गिरी, 70,000 से अधिक लोगों को चुनाव के बाद में भागना पड़ गया। और अभी अशोक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह रहा हूं कि अभी जो एसआईआर का काम चल रहा है उसमें बीएलओ वगैरह के कुछ लोगों की मौतें हुई हैं, कुछ लोग डर के काम कर रहे हैं। उनके डर का कारण यह है, और इस प्रकार अपरोक्ष रूप से उनको सरकार के लोगों ने, तृणमूल के लोगों ने डराया धमकाया भी है कि एसआईआर तो कुछ दिनों का है, उसके बाद तो सरकार में तो हम ही हैं, हमसे भी डरना पड़ेगा। 2021 में इन लोगों ने खेला होवे का नारा दिया था और 2026 में इन्होंने नारा दिया फाटाफाटी। फाटाफाटी का मतलब एक प्रकार से हिंसा को बढ़ावा देने वाला शब्द है, धूमधाम टाइप का शब्द है। पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, इस धरती को, कब तक इस धरती पर खून गिरता रहेगा, कब तक इस धरती का अपमान होता रहेगा पूरे देश में। जब आप बंगाल के बाहर जाते हैं तो शर्म से हमारा सर झुक जाता है। सोफिया खान रिस्पॉन्ड करें। इतने देर में मैंने एक क्लिपिंग निकाल लिया, शुभेंदु अधिकारी का भड़काऊ भाषण, जरा सुनिएगा, इनके ऊपर कब केस लेगा। जैसे सिखाया खा जाए इस तरीके से हमारी भारत के 100 करोड़ हिंदू, इसका हिंदू हित में चल रहा है सरकार। ये कह रहे हैं 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखाना चाहिए जैसे इजराइल ने सिखाया। तो इनका कहना है कि 40 करोड़ जो माइनॉरिटी से इनके भड़काऊ भाषण के ऊपर कोई डिबेट मैंने अब तक नहीं किया। सुन लीजिए आपकी बातें सोफिया जी इसका फैक्ट चेक हो चुका है। सुन लीजिए सोफिया जी इसका फैक्ट चेक हो चुका है। उन्होंने बांग्लादेश के बारे में बोला था, उन्होंने बांग्लादेश के बारे में बोला था, और बांग्लादेश को सबक सिखाने में आपको तकलीफ हो सकती है क्योंकि बांग्लादेश के नागरिकों को नागरिक समझते हैं। तो क्या दिक्कत हो गई? हिंदू सिखाएंगे, इसका मतलब ये लोग मुसलमान को नागरिक नहीं समझते, मुसलमान को नागरिक नहीं हिंदू से चिढ़ क्यों है? आपको क्या बात करेंगे आप? कुछ बैठे सिखाएंगे सबक, जो करना है कर लो। बाबर की बात करने वालों को सबक सिखाएंगे, जो करना है कर लो। जिनको टीवी पर पैसे लेते हुए देखा गया था, वॉशिंग मशीन से धूल डिफेमेशन का केस हो जाएगा। आपने कोई भी बोलने का प्रयास किया तो मैडम, अरे क्या बात करेंगे आप? डिफेमेशन का केस हो जाएगा, कोर्ट के अंदर चक्कर काटने पड़ेंगे इस तरीके की झूठी बात आपने बोली तो। सोफिया खान, नेता के खिलाफ सोफिया खान, मेरा निवेदन है निखिल भाई, सोफिया खान, एक मिनट रुकिए। मैं निखिल के पास और उसके बाद प्रकाश के पास जाता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि भैया अगर शुभेंदु अधिकारी ने यह बयान दिया था तो भाई बंगाल में आपकी सरकार है ना, आप उनके खिलाफ एक्शन ले लो, आप उनके खिलाफ एक्शन लो। किसने रोका है? आप मुनीरुल इस्लाम के खिलाफ एक्शन लो और आप शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक्शन लो। आपको कौन रोक रहा है? कोई कर्नाटक या उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़ी आएगी वहां हस्तक्षेप करने। लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, आप ले लो। लेकिन जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं वो उन्होंने हिंदुओं का बांग्लादेश में जो नरसंहार हुआ उसके कंटेक्स्ट में दिया था और उसके कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला था। ये बोलिए प्रकाश, आप बोलिए, फिर उसके बाद निखिल जैन। अशोक जी, मुझे यही कहना है कि जो सत्ता पर ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, मुख्यमंत्री स्तर के लोग हैं, उन्हें कम से कम कानून का सम्मान करना चाहिए। जब वे कानून का उल्लंघन करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं और उसका महिमा मंडन करते हैं। देखिए, ईडी वाली बात आज की डिबेट में कम उठी है, मैं उस पर जोर देना चाहूंगा। जिस दिन ईडी आईपैक के ऊपर में रेड होती है, ममता बनर्जी कागजात उठाकर ले जाती है और ईडी की शिकायत जो कोर्ट में चल रहा मामला, उसमें बाकायदा इसको डकैती का शब्द प्रयोग किया गया है। देखिए, दूसरे दिन ममता बनर्जी ने पूरे शहर को जाम कर दिया था और पूरे दक्षिण कलकत्ता से मध्य कलकत्ता तक जुलूस निकाला था। अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और कानून में बैठे हुए लोग जिनकी जिम्मेदारी विधान की रक्षा करने की है, वे अगर विधान का उल्लंघन करेंगे तो इस प्रकार नहीं चलेगा। अभी 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने अपने आईएएस के साथ में ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग में वो जाती हैं। आप कल्पना करके देख सकते हैं कि आईएएस और ब्यूरोक्रेट की उसमें मीटिंग होती है, उसमें उनको ममता बनर्जी का निर्देश दिया जाता है कि वे सारे लोग अपने मोबाइल टेलीफोन बाहर रख के आ जाएं। निखिल 30 सेकंड। कौन सा प्रशासन चल रहा है? ओके निखिल 30 सेकंड और प्रदीप भंडारी 30 सेकंड, बोलिए। अशोक जी, मैं सिंपल सी अपनी बात एक बारी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बीजेपी एक झूठ को इतनी बारी बोल देती है कि वो सच लगने लगता है। 27 नवंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का
SIR केस में जो ऑर्डर है, जिसको मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज चुका हूँ। व्हाट्सएप पे सर आपको लिंक भेज चुका हूँ, एक बार मैं भी खबर का लिंक भेज दूं? मैं भी अभी रुकिए, आप लिंक भेज रहे हैं, मैं भी आपको निखिल जैन, मैं भी अभी आपको लिंक भेज रहा हूँ। रुकिए निखिल जैन, मैं भी अभी आपको लिंक भेज रहा हूँ। और सुनिए, अगर ये खबर झूठी है देश की नहीं निखिल जैन सुनिए ना, ये सुनिए, ये निखिल जैन मैंने भी आपको लिंक भेज दिया। और अगर ये खबर झूठी है तो जाइए अदालत में, मुझे भी और इस वेबसाइट को भी घसीट लीजिए। सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है वो, सुप्रीम कोर्ट में जो जज और वकील के बीच में वार्तालाप होता है उस पर मैंने कहा, कोर्ट ने कहा सर ये खबर फिर से पढ़नी पड़ेगी आपको लेकर। सुनिए, अरे सुनिए ना, कोर्ट का कथन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला, मैं आपको खबर पढ़कर सुना रहा हूं। और अगर ये खबर गलत लगे तो आप इस न्यूज वेबसाइट पर, जो देश की एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल की वेबसाइट है, जाइए मुकदमा ठोक दीजिए। अशोक श्रीवास्तव पर भी ठोक दीजिए मुकदमा। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड। देखिए, वापस से मेरे भाई निखिल जैन ने बचकानी हरकत करी। डिबेट की शुरुआत में बोल रहे थे कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया SIR के ऊपर, अब जाके बोल रहे हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अशोक जी, यही कांग्रेसियों का झूठ, खुद कांग्रेसी को एक्सपोज कर देता है। कोई बात नहीं, जस्टिस बागची की बेंच थी और जस्टिस बागची की बेंच ने अगस्त 2025 में कहा है, आई कोट, ECI हैज द पावर टू कंडक्ट SIR, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, बट प्रोसीजर मस्ट बी वोटर फ्रेंडली एंड रीजनेबल, अनकोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। माफी मांगो निखिल जैन, एक एडवोकेट होकर सुप्रीम कोर्ट का बेलना करते हो, लालच है मुझे आप कभी जब तक SIR है, बनो कि अपने जब तक SIR है तब तक इसको लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती रहेगी, इसको लेकर आग भड़काने के बयान दिए जाते रहेंगे। लेकिन चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और मुझे लगता है 390 बच्चों के पिता को तलाशना चाहिए, 310 बच्चे के पिता को तलाशना चाहिए और ये फर्जीवाड़ा देश में बंद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।